नस्ट एंटी टेस्ट के इंग्लिश पोर्शन की तैयारी कहाँ से की जाए? वोकैबुलरी की लंबी चौड़ी लिस्ट हमसे याद होती नहीं। सर, ग्रामर के रूल्स और उनकी एक्सेप्शन समझ से बिल्कुल बाहर है। और सर, परेशानी की बात यह है कि अब तो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी 40 हो गए हैं। सर प्लीज़ हेल्प अस। ये वो सेंटेंसेस हैं जो मैं अक्सर स्टूडेंट के मुंह से सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर ईशान राव है और मैं किप्स में हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हूँ। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि हम इंग्लिश की तैयारी कर क्यों रहे हैं? हमारा स्पेसिफिक पर्पस क्या है? तो हमारा स्पेसिफिक पर्पस है कि हम नस्ट की एंट्री टेस्ट में आने वाली इंग्लिश की तैयारी कर सकें। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक वर्ड सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसे मैं कहता हूं नस्ट इंग्लिश इन वन वर्ड। याद रखिएगा, ना सिर्फ नस्ट बल्कि दुनिया के किसी भी एंट्री टेस्ट की आप तैयारी करें, सिलेबस सिर्फ वन वर्ड में है। और यही टिप्स फ्रॉम किप्स है कि वन वर्ड में हम पूरे एनईटी के टेस्ट को अनलॉक करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता दूंगा जिसके अंदर से ये क्वेश्चन सेट होते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट वन वर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, दुनिया का कोई भी टेस्ट हो, एंट्री टेस्ट हो, उसमें सिलेबस इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड होता है। और वर्ड बेटा दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें मीनिंग जानने होते हैं, उन्हें आप कहते हैं वोकैबुलरी। और दूसरे वर्ड्स वो होते हैं जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रामेटिकल वर्ड्स। तो दो तरह के वर्ड्स हुए, वोकैबुलरी और ग्रामर। और यही आपका सिलेबस है। कुछ क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी के होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रामर के होंगे। मैं इनकी डिटेल आगे आपके साथ शेयर करता हूं। वोकैबुलरी के जो वर्ड्स होंगे उनके लिए मैंने आपको याद करने के लिए एक आसान सा वर्ड डेवलप कर दिया है और वो है सास। और ग्रामर के वर्ड्स को याद करने के लिए मैंने आपको एक वर्ड दे दिया है एंड दैट इज नाप वापसी। तो ये दो वर्ड्स याद रखिएगा आप। मीनिंग वाले वर्ड्स के लिए आपके पास सास है और ग्रामेटिकल वर्ड के लिए आपके पास नाप वापसी है। इसके अलावा ये 9 वर्ड्स हैं ग्रामर के। आपके सिलेबस में ये 9 वर्ड हैं। इनके अलावा पॉसिबल नहीं है कि 10वां कोई वर्ड हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट 9 पॉइंट्स एंड योर सिलेबस इज डन। एंड सेम इज द केस विद योर वोकैबुलरी वर्ड्स, जो कि हमारा एक प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ा सा हमने एक फियर क्रिएट किया हुआ है कि वोकैबुलरी पता नहीं कहाँ से आती है। कोई कहता है कि वोकैबुलरी की 500 वर्ड की लिस्ट करें, कोई कहते हैं 1000 की करें, कोई कहते हैं इस बुक से याद करें, कोई कहता है उस बुक से याद करें। तो टिप्स फ्रॉम किप्स के ज़रिए से मैं आपको बगैर कोई लिस्ट तैयार किए ये सारे का सारा सोल्यूशन दे दूंगा। दैट इज़ वॉट वी आर हियर फॉर। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स दिस फर्स्ट वन, वोकैबुलरी, जिसमें कि मैं सास बताऊंगा, SAASS। तो आप देखेंगे जो पहला एस है इसका मतलब है सिनोनिम्स। सिन मीन सेम। दुनिया के वो तमाम वर्ड्स जो SYN से शुरू होंगे उनका मतलब होगा सिनोनिम। तो आपको कहीं से सिनोनिम याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा वर्ड है हमारा एंटोनिम और तीसरा है हमारा एनालॉजी और फोर्थ है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन एंड फिफ्थ इज स्पेलिंग। तो ये 5 वर्ड्स आपके सामने हैं। याद रखिएगा कि वोकैबुलरी के 5 वर्ड्स इन टॉपिक्स के अंदर सम अप होते हैं। अगर बात करें हम ग्रामेटिकल वर्ड्स की, जिसको कि मैंने नाप वापसी से रिप्रेजेंट किया है, तो नाप वापसी से क्या बनता है? एन से बनता है नाउन, ए से बनता है आर्टिकल, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव एंड देन वी हैव प्रोनाउन। तो ये नाप पूरा हो गया। बढ़ते हैं वापसी की तरफ। वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, ए स्टैंड्स फॉर एडवर्ब and P stands for preposition, C stands for conjunction and I stands for interjection। तो इन वर्ड्स की हम डिटेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ नस्ट ओरिजिनल क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं अपने नस्ट ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरफ। किस तरह से हम ये वोकैबुलरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम ये ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करूंगा वोकैबुलरी के ओरिजिनल क्वेश्चंस फ्रॉम योर नस्ट पेपर। स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी आपकी टेस्ट होगी आउट ऑफ दीज 5 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज सिनोनिम, सेकंड वन इज एंटोनिम्स, थर्ड वन इज एनालॉजी, नंबर 4 आपके पास है सेंटेंस कंप्लीशन और नंबर 5 है आपके पास स्पेलिंग। नस्ट के ओरिजिनल क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के कौन कौन से थे, हम बढ़ते हैं उनकी जानिब। पहला पॉइंट हमारा है सिनोनिम। सिनोनिम से रिलेटेड नस्ट के क्वेश्चन इस तरह से आया था, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सिनोनिम ऑफ एसिडुअस। आप देखते हैं कि सर ये वर्ड तो ना हमने कभी सुना और ना हमें इसका मीनिंग पता। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इसका मीनिंग जानने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि पेशे खिदमत है टिप्स फ्रॉम किप्स।
टिप्स फ्रॉम किप्स ये है कि आपने ये देखना है कि इस वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, और वो कैसे छुपा हुआ है कि आपको फाइंड आउट करना है इसका सिनोनिम। सिन मीन सेम, SYN से स्टार्ट होने वाले दुनिया के तमाम वर्ड का मतलब होता है सेम। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फ़ोन नंबर लिया और अपने फ़ोन पे डायल किया और उसको आपने सेव किया, एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि इसको गूगल कॉन्टैक्ट्स के साथ सिंक कर लें। SYN मीन सेम, सिंक कर लें, सिंक मीन सिंक्रोनाइज कर लें, सेम एट द सेम टाइम वो कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है सेम। सेम किस लिहाज से? मीनिंग के लिहाज से। मीनिंग तो खैर से इनमें से एक भी वर्ड के नहीं आते और आपको आने भी नहीं चाहिए। आप कोई बहुत बड़े कोई डिक्शनरी के हाफिज़ थोड़ी हैं जो इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स भी आते होंगे आपको। तो बात ये है कि हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करेंगे जहाँ पर बाकी सब लोग स्टक हो जाएंगे और आप लोग वहाँ से सेल थ्रू कर जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन को करेक्ट करके निकल जाएंगे। सेम मीन सेम। इसके एंड पर देखिएगा OUS आया है, तो इसके एंड पर भी OUS है इन 4 ऑप्शन में से। ये आपका आंसर हो गया सेम सेम। चमत्कार हो गया। तो इसी तरीके से एक टेक्निक है कि आपने सेम ढूंढना है। लेवल नेक्स्ट पे जाएं, मीनिंग के लिहाज से सेम, मीनिंग आपको आते नहीं हैं तो फिर किस लिहाज से सेम? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से भी सेम हो सकता है। OUS पर एंड होने वाले दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव होता है, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं कि वो क्या होता है। आपने ये देखा कि इसके एंड पर भी OUS है, इसके एंड पर भी OUS है, आंसर हो गया। अब आप कहते हैं कि सर इसका मीनिंग तो बता दें। तो भाई मीनिंग तो आपको इसका आता है पहले से ही। आप कहते हैं कि सर पहले से कैसे आता है? देखो, LABOUR, लेबर का नहीं पता आपको, मेहनत को कहते हैं। तो अगर ये सिनोनिम है आपके इस वर्ड का तो इनके मीनिंग तो दोनों के सेम हुए। तो अगर लेबर का मतलब मेहनती है तो एसिजुअस का मतलब भी मेहनती हुआ। वो कहते हैं पंजाबी में कि दुख बोल के जो दसिया तो की दसिया। अगर आपने डिक्शनरी याद करके और फिर वर्ड्स के आंसर गैस किए तो फिर ना मेरे पढ़ाने का फ़ायदा है और ना आपके पढ़ने का फ़ायदा है। चलें कुछ और मीनिंग आपको बता देता हूँ। ये वर्ड आपके पास है रेकल्सिट्रांट। रेकल्सिट्रांट कहते हैं ज़िद्दी को, विलफुल को। नईव कहते हैं सादा, इनोसेंट, मासूम को। और प्रोटेजे कहते हैं अ पर्सन हु डज़ नॉट लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जो लोगों के गाइडेंस में काम करे, जो कि डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट के अगले ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सिलेक्ट किया गया है एंटोनिम से। एंटोनिम मीन्स नॉट सेम, अपोजिट मीनिंग। क्वेश्चन आपका इस तरह से था, फाइंड द एंटोनिम ऑफ अडोर। और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अप्रिशिएट, अपीज, अपलॉड और एबहॉर। तो याद रखिएगा कि एंटोनिम के अंदर ही इसका मीनिंग है। जैसा कि मैंने कहा कि टिप्स फ्रॉम किप्स आपको हेल्प आउट करती है कि किस तरह से आपने बगैर मीनिंग जाने हुए, बगैर डिक्शनरी देखे हुए, while remaining within the test and while remaining in your senses, आप किस तरह से इसका मीनिंग गैस कर सकते हैं। तो भाई बात यह है कि A से और AN से शुरू होने वाले तमाम वर्ड का मतलब आमतौर पे नॉट के मीनिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिमेट्री, एसिमेट्री मीन्स नॉट सिमेट्री। ऐसे ही एन, नॉर्मल, अनॉमली, नॉट नॉर्मल। तो ए और एन वाले वर्ड जो हैं नॉट के मीनिंग देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब कभी आपको एंटोनिम का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने उस वर्ड की पोलैरिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये है कि आया ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आया कि ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब आपने इसकी पोलैरिटी चेक की तो आपको पता लगा, मैथ पढ़ते हैं आप, ऐड मैथ फॉर एग्जांपल, तो ऐड जो है ये पॉजिटिव वर्ड होता है। ऐड पॉजिटिव करने के लिए, एडिशन फॉर एग्जाम्पल, तो ऐड पॉजिटिव है। यहां से आप एक टिप लेकर आए हैं फ्रॉम किप्स कि इसका जो आंसर है वो कोई नेगेटिव वर्ड होना है। इसका आंसर जो है वो कोई नेगेटिव वर्ड होना है। और नॉट सेम, एंटोनिम मीन्स नॉट सेम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंटोनिम मीन नॉट सेम। आप देखेंगे AP और ये AP, ये तीनों सेम हैं, ये आंसर नहीं हो सकते। जो बच गया वो आंसर है। आप कहें सर चेक तो करके बताएं, आपने कहा था नेगेटिव आंसर आएगा। तो देखो बेटा, ऐब चाहे किसी को उर्दू में लगे चाहे इंग्लिश में लगे, वो नेगेटिव मीनिंग देता है। नॉर्मल बोलें एब नॉर्मल, राइट। इस तरह से आपने देखा कि आपका जो रूल भी जस्टिफाइड हो गया और आपका आंसर भी हो गया। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नस्ट के नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जो कि है एनालॉजी में से। एनालॉजी, ANALOGY, एंडिंग पोजीशन पर
अगर जी के बाद वाई आ जाए तो जीम की साउंड देंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, इसको एनालॉगी नहीं पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन ओरिजिनल नस के पेपर में ये था कि चूज द पेयर दैट इज एनालॉगस टू द गिवन पेयर। तो इस तरह से होगा कि 2 वर्ड्स गिवन होंगे और उनके दरमियान में ये मार्क होगा। इसका मतलब है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये एक ऐसा पेयर है जिसमें 2 वर्ड किसी ना किसी वजह से लिखे गए हैं। आपने उनके दरमियान ताल्लुक़ को फाइंड करना है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है। तो भाई आपने ये देखना है कि ये है परचेस, ख़रीदारी करना, और बाय का मतलब है ख़रीदारी करना। तो अभी तो आपने पढ़ा है यहाँ पर कि सिनोनिम, ख़रीदारी करना, परचेस, बाय, ख़रीदारी करना। तो इसका मतलब ये है इस एनालॉजी पेयर के अंदर जो 2 वर्ड्स हैं उन दोनों के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप ये है कि ये दोनों के दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है। सिनोनिम मीन्स सेम। अब आपने इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसके अंदर आने वाले दोनों वर्ड्स मीनिंग के लिहाज से सिनोनिम होंगे। तो एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन, 1 बाय 1 हम इनको ट्राई करते हैं। फर्स्ट है जी पेटल और फ्लावर। आप एक सेंटेंस बना लें कि परचेस इज सिनोनिम टू बाय, कि परचेस जो है ये बाय का सिनोनिम है। तो आप कहें पेटल इज सिनोनिम ऑफ फ्लावर, नो दिस इज नॉट योर आंसर। इस टेक्निक को कहते हैं एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन को प्लेस करें और रेस एंड फटीग, उर्दू में कहते हैं यार फटीग ही पड़ गई है, थकावट को कहते हैं। रेस का नतीजा निकलता है कि आप थकावट महसूस करते हैं। एक्शन एंड इट्स कंक्लूजन, ये भी आपस में सिनोनिम नहीं है। शॉपकीपर एक बंदे का नाम है जो कि स्टोर में जॉब करता है, काम करता है। वर्कर एंड हिज वर्क प्लेस, ये भी आपस में सिनोनिम नहीं है, ये भी आंसर नहीं आता। इसको भी रिप्लेस कर दें प्लेसिंग एंड रिप्लेसिंग के ज़रिए से, एक्सक्लूडिंग दी ऑप्शन के ज़रिए से। जो बच गया वो आंसर है। ये है आपके पास टिप्स फ्रॉम किप्स। आप कहेंगे सर मीनिंग तो बता दें। तो भाई मीनिंग तो आपको पता ही है, स्पीक का मतलब भी बोलना और टॉक का मतलब भी बोलना। मीनिंग के एतबार से ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड। इसमें क्या होगा कि आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। आपके पास इंस्ट्रक्शन ये होगी कंप्लीट द सेंटेंस। एक सेंटेंस एक जगह से इनकम्प्लीट होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे A, B, C, D, और टिप्स फ्रॉम किप्स के ज़रिए से इसका सोल्यूशन देंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है ड्यूरिंग द बैटल ही रिमेन्ड डैश है आगे, और आगे है कि एंड in full command of situation in spite of hysteria and panic all around। कंप्लीट आपने सेंटेंस को करना है with the help of vocabulary, with the help of logic, with the help of tip from kip। ओके, टिप्स फ्रॉम किप्स में आप ये देखेंगे कि एंड आपको बता दूं किप्स की ये टेक्निक है कि एंड आपके पास सिनोनिम सिग्नल है। एंड के बाद अगर पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, इन फुल कमांड आपको पता है कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो एंड से पहले भी कोई पॉजिटिव एक्सप्रेशन ही आएगा, क्योंकि एंड को मैं कहता हूं सिनोनिम सिग्नल वर्ड। वर्ड का मतलब ये एक लफ्ज़ है और सिग्नल का मतलब है इशारा देने वाला है, और सिनोनिम का मतलब है सेम। यानी ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको ये इशारा करता है कि एंड से पहले और बाद दोनों वर्ड्स मीनिंग के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से सेम होंगे, और सेम अगर बाद वाला पॉजिटिव है तो पहले वाला भी पॉजिटिव आएगा। अब आप कहते हैं कि सर जी ये सारा सेंटेंस ना पढ़ाएं, आप हमें डायरेक्ट टिप्स फ्रॉम किप्स के ज़रिए से क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। तो भाई एक बात आपने तय कर ली कि यहाँ पर कैसा वर्ड आना है, पॉजिटिव वर्ड आना है। तो आप पॉजिटिविटी लेकर जहन में नीचे आएँ, और आप अगर चारों ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। देखिए अन जो है ये नेगेटिव होता है, दिस जो है ये भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये आपका आंसर है। अब बेशक आपको सेंटेंस समझ आया या नहीं आया, आपका आंसर ठीक हो गया। बाकी वर्ड के मीनिंग दिखा देता हूँ। डिस्टर्ब्ड, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वर्ड पॉजिटिव आना था, डिस्टर्ब्ड नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही डिस्टर्ब्ड, परटर्ब्ड, सेम मीनिंग, सेम वज़न, सेम आवाज़, ये भी इसका मतलब भी परेशान है। तो मैं परेशान तो आपको करना नहीं चाह रहा। आई डोंट वांट यू टू बिकम डिस्टर्ब्ड, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और रोमांटिक का मतलब कोई यहाँ पर होता है जो रूटीन से हटकर, इट इज़ इररेलेवेंट। सो थर्ड ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। एक एडिशनल बात और बता दूं कि इंसान का जो माइंड है
वो 2 हेमिस्फेयर्स में है, इसलिए वो 2 कैटेगरीज में सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने एक आपको बात की कि एंड जो है सिनोनिम सिग्नल वर्ड है, तो आप कहेंगे सर जी दूसरी बात ये बताएं कि एंटोनिम सिग्नल वर्ड कौन सा होता है। तो बेटा याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ जो है या डिस्पाइट जो है या ऑल्दो जो है, ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, एंटोनिम सिग्नल वर्ड है। इसके बाद आने वाले जो 2 वर्ड्स होंगे वो, और इससे पहले आने वाले जो 2 वर्ड्स होंगे वो मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद 2 वर्ड हैं हिस्टेरिया एंड पैनिक। आप कहेंगे सर एक मिनट, इनमें से एक वर्ड हमें आता है और एक नहीं आता, पैनिक ना हो, परेशान ना हो, ये हमें आता है, सर हिस्टेरिया का हमें नहीं पता। तो भाई अभी तो बताया है कि एंड से पहले और बाद वाले दोनों वर्ड मीनिंग के लिहाज से सेम होते हैं। एंड के बाद वाला वर्ड पैनिक जो है ये नेगेटिव है, इसकी पोलैरिटी चेक की आपने तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया कि इससे पहला वाला वर्ड भी नेगेटिव है और मीनिंग के एतबार से दोनों वर्ड हिस्टेरिया एंड पैनिक सेम है। तो इन स्पाइट ऑफ एक कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, इसके बाद आने वाले अगर 2 वर्ड्स नेगेटिव हैं तो इससे पहले आने वाले दोनों वर्ड्स पॉजिटिव होंगे। उनमें से एक एक्सप्रेशन इन फुल कमांड पॉजिटिव दे दिया है और दूसरा पॉजिटिव आपको फाइंड आउट करना था और ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। बढ़ते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक जो आपका सेंटेंस कंप्लीशन है, उसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उसके लिए आपको स्पेलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन की अपीयरेंस आपके सामने इस तरह से होगी, लाइक दिस, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग के बारे में मैक्स मुलर ने कहा था, स्पेलिंग इज अ नेशनल मिसफॉर्चून फॉर इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्चून फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अंग्रेज़ों के लिए एक कौमी मसला है स्पेलिंग और बाकी दुनिया के लिए बैनुल अक़वामी मसला है। लेकिन चलें हम कुछ अपने टूल्स और टेक्निक्स टिप्स फ्रॉम किप्स के ज़रिए इसको सॉल्व करने चाहते हैं। वर्ड आपके पास 4 हैं, ABCD, इनमें से आपने सही स्पेलिंग वाला वर्ड चूज़ करना है। तो मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करूँगा और आप फ़ौरन गैस कर जाएंगे। वर्ड है डिसाइपल, डिसाइपल कहते हैं शागिर्द को, डिसाइपल, डिसाइपल, पल, PLE पल। तो पल जो है PLE पल जो है ये आपका आंसर होना है। PLE पल सिर्फ और सिर्फ एक में है, ये तो पेल है, डिसाइपल थोड़ी है। डिसाइपॉल, प्रिंसिपल, मिस्टर पॉल, तो ये तो कोई बंदा होता है, ठीक है, ये पॉल नहीं है, डिसाइपॉल नहीं है, डिसाइपल है। तो पल की स्पेलिंग PLE है, ये पेल नहीं है, ये आंसर रॉन्ग, पेल नहीं है, ये आंसर रॉन्ग, और पॉल नहीं है, ये आंसर रॉन्ग। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर बन गया। तो मैंने आपके साथ नस्ट के 5 ओरिजिनल क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स टिप्स फ्रॉम किप्स सॉल्व किए हैं। अब हम बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम याद रखिएगा अपोजिट को कहते हैं ऑफ द वर्ड मैग्नीफाई। आप अपने जहन में कोई वर्ड लेकर आए जिसका आपको पता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये क्या कर देता है, चीज़ों को बड़ा कर देता है। तो आपके जहन में एकदम से आंसर आएगा, ओके सर हमने फिजिक्स में पढ़ा है एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन। तो भाई बात ये है, ये सेम तो होगा, एम्पलीफाई का मतलब बड़ा करना होता है, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करना होता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, उसने एंटोनिम पूछा है। सो रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी जहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर जानबूझ के फर्स्ट ऑप्शन ए ऐसा देता है जिसको कहते हैं आई कैचर। आई कैचर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो जज्बाती किस्म के स्टूडेंट्स को फ़ौरन कैच करता है और आप कहते हैं ये हमारा आंसर है। बी वेयर ऑफ आई कैचर्स, बच के रहिएगा इनसे ज़रा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन ए कभी आंसर नहीं हो सकता। जब कभी फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हो, डू टेक अ सेकेंड थॉट, आपने दोबारा ज़रूर सोचना है। तो जब आपने दोबारा सोचा तो आपने पहली दफ़ा क्या सोचा कि मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट एम्पलीफिकेशन दोनों सेम हो गया। जब दोबारा सोचा आपने कहा सेम तो हो गया, लेकिन हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, लिहाजा ये इसका आंसर नहीं हो सकता। मैग्नीफाई बहुत बड़ा कर देना ये कोई पॉजिटिव चीज़ है, इसका एंटोनिम जो होगा वो कोई नेगेटिव होगा। DIS जो है, DIS, DI, ये सारे के सारे नेगेटिव मीनिंग देते हैं। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा कर देना, तो ये आपका आंसर हुआ। बाकी मीनिंग देखें, कंप्लीट करना इसका एंटोनिम नहीं है और इलेक्ट्रीफाई करना इसका एंटोनिम नहीं है। बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड द एंटोनिम ऑफ अनरूली। देखिए पीछे वाले वर्ड में मैग्नीफाई में पॉजिटिव वर्ड था, तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने उस वर्ड की पोलैरिटी चेक करनी है। पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब आप देखेंगे कि जो अन है ये नेगेटिव है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव वर्ड होना है। आप कहते हैं थोड़ा सा मीनिंग भी गैस करवा दें सर, टेक्निक्स चल रही हैं, चलो चलते चलते आपको टेक्निक्स भी गिनवा दें कि बगैर डिक्शनरी देख के हम वर्ड का मीनिंग कैसे गैस करते हैं। तो रूल होता है ना बेटा, जिस पे हुक्मरानी की जाए, जिसको सिखाया जा सके, जिसको अपने ताबे लाया जा सके, और अन है जिसको ना लाया जा सके। तो अनरूली का मतलब है जिसको काबू ना किया जा सके। तो अन क्या है? नेगेटिव, और इसका एंटोनिम क्या होगा? पॉजिटिव। देखिए, इम नेगेटिव है, इन नेगेटिव है, इन नेगेटिव है, तो आपका ये आंसर बच गया, ये आंसर है। तो अब आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि अनरूली जिसको गवर्न ना किया जा सके, जिस पे हुकूमत ना की जा सके, उसका एंटोनिम हो गया ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल मीन जिसको सुधाया जा सके, जिसको ट्रेन किया जा सके, जिसको ओबीडियंट बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एंटोनिम, एंटोनिम का सिलसिला चल रहा है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ पेन्योरी। सर जी ये तो वर्ड पहली दफ़ा सुना है, इसका मीनिंग हमें नहीं आता। तो भाई मैं जैसे कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मीनिंग जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट आपको तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टिप्स फ्रॉम किप्स जो है, इसमें एंटोनिम में आपका मतलब पता है कि नॉट सेम। तो आप वही बात है कि एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन करते जाएं। नॉट सेम याद रखिएगा, मेरा जो कीवर्ड है वो है नॉट सेम। जब 4 ऑप्शंस आप देखेंगे, इनमें से जो सेम सेम है उनको निकाल दें। फॉर एग्जांपल पॉवर्टी का मतलब है किसी चीज़ की कमी होना, गुर्बत होना। स्केर्सिटी का मतलब भी किसी चीज़ की किल्लत होना। डेप्रीवेशन का मतलब महरूम करना, कमी होना। ये तीनों सेम मीनिंग देते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होते। जो बच गया वो आंसर है। तो जो बात आपको पता है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। आपके एग्ज़ाम में वही चीज़ काम आनी है जो आपको आती है। आती आपको ये है कि मैंने इसका एंटोनिम मालूम करना है, और किप्स टेक्निक में मैंने सीखा था एंटोनिम का मतलब होता है नॉट सेम। ये तीनों तो आपस में भी सेम हैं, इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकते। जो बच गया वो आंसर है। सर जी लगे हाथों मीनिंग भी बता दें इसका। तो भाई अगर ये सारे के सारे कमी है, तो इसका मतलब है ये वाफर मिकदार में होगा। तो अफ्लुएंस का मतलब है अबंडेंस, बकसरत होना, बहुतात होना। पेन्यूरी का मतलब है गरीब होना, कम होना, किल्लत होना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एंटोनिम ऑफ ब्लेमिश। ब्लेमिश का आपने एंटोनिम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि तरतीब चल रही है कि आपके एंटोनिम आई जा रहे हैं, एंटोनिम आई जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप एंटोनिम का ज़ेन बना के और अचानक के बीच में सिनोनिम का क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसका भी एंटोनिम फाइंड आउट कर जाएं। इसलिए जो गलती आपने जाकर एंटी टेस्ट में दोबारा करनी है, वो मैं आपको यहीं करवा दूंगा। आपने ये देखना है कि रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस टेस्ट। फाइंड द एंटोनिम ऑफ ब्लेमिश। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल एंटोनिम फाइंड आउट करना है। इसका दूसरा स्टेप है आपने करना कैसे है, किस तरह से करना है इसका एंटोनिम चूज। तो बेटा बात यह है कि आप देखें कि वर्ड आपके पास है ब्लेमिश, इसकी पोलैरिटी चेक कर लें कि ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका लिंग्विस्टिक टेम्परामेंट चेक कर लें, इसका जैसा सोशल स्टेटस होता है ना, वैसे इसका चेक कर लें कि ये वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई किसी को ब्लेम करना, फॉर एग्जांपल एसोशिएट कर लें इस वर्ड को किसी के साथ, ब्लेम करना सर्टनली नेगेटिव बात होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव हुआ। आप कहते हैं नहीं सर ये तो आपने हमें समझा दिया कि जी एग्जाम्पल दे दी, एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होता सर। आप तो हमें लेकर आए हैं टिप्स फ्रॉम किप्स के ज़रिए से, तो आप टिप्स फ्रॉम किप्स को यहाँ पर अप्लाई करवाएं। चलें ठीक है, तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। सपोज मैंने ये बातें आपको बताई ही नहीं, सिर्फ एक बात आपको याद है कि मैंने फाइंड आउट करना है एंटोनिम, और एंटोनिम का मतलब होता है नॉट सेम। 4 ऑप्शन पर आप आए। ऑप्शन ए है, क्वेश्चन आपका है ब्लेमिश, हमें नहीं पता मतलब क्या है। ए ऑप्शन है परफेक्शन, बी ऑप्शन है फ्लॉ, सी ऑप्शन है डिफेक्ट, डी ऑप्शन है स्टेन। और हमने फाइंड क्या करना है? एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स नॉट सेम। देखें, फ्लॉ ये नेगेटिव है, डिफेक्ट ये नेगेटिव है, स्टेन धब्बा ये नेगेटिव है, ये तीनों तो सेम हो गए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉट सेम। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर बच गया। इस टेक्निक को कहते हैं एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन। जो बात आपको पता है उसकी बेसिस पर आप नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सक्लूड करते जाएं, यहां तक कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है कि आपको क्या नहीं आता। मेरा पर्पस उस चीज़ को सामने लाना है किप्स की टिप्स के ज़रिए से कि जो आपको आता है, while remaining within the test, while remaining within your senses, आप टिप्स फ्रॉम टिप्स के ज़रिए से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एंटोनिम ऑफ रेकलेस। अब फिर आपने देखा कि लेस जिस वर्ड के एंड पर होगा वो फॉर श्योर नेगेटिव होगा, और आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एंटोनिम मीन्स नॉट सेम। अगर नेगेटिव आपका गिवन वर्ड है, तो अपोजिट जो होगा इसका एंटोनिम वो कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ड होगा। तो अब आपने इन 4 ऑप्शन पर नज़र डालनी है
कि हमने नेगेटिव वर्ड नहीं लेना। हेस्टी जल्दी करना ये नेगेटिव है, रैश जल्दी करना, बगैर बेअक्ली में बिहेव करना ये नेगेटिव वर्ड है। ये आपने अभी पढ़ा है, ये तो इसका LES सिन मीन सेम हो गया, ये तो वैसे नहीं आ सकता, तो जो बच गया वो आंसर है कॉशन एहतियात। सो रेकलेस बेएहतियाती और कॉशियस है जी मोहतात एहतियात करना। और आप भी ज़रा एहतियात से क्वेश्चन के आंसर चूज़ किया करें। बढ़ते हैं अपने नस्ट के नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द एंटोनिम ऑफ सिंक्रोनस। सिन मीन सेम, सिन मीन सेम। इसका मतलब ये है कि अगर वो एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट वाला होगा। नॉट वाला ऑप्शन सिर्फ एक में है, ये आंसर है। मैंने तो 4 ऑप्शन भी नहीं पढ़े, आपका टाइम बचा दिया, क्योंकि एंट्री टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट 1 मिनट होता है, थोड़ा बहुत कम होता है फॉर सिंगल क्वेश्चन। तो मैं तो आपका 1 मिनट भी नहीं ले रहा सर, जस्ट 20 सेकेंड्स एंड योर क्वेश्चन इज डन करेक्टली। ऑलराइट, बाकी मीनिंग देख लें। हारमोनियस, आपने ये देखा कि इसके एंड पर भी OUS है, इसके एंड पर भी OUS है, ये दोनों तो सेम होंगे, हमें तो एंटोनिम चाहिए, ये तो वैसे ही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से सिन मीन सेम, सेम किस लिहाज से, किसी भी लिहाज से। तो अपोजिट क्या होगा, जो नॉट सेम होगा। नॉट का वर्ड आपके सामने मौजूद है, डी आपका आंसर है। प्लाइंट कहते हैं, जिस तरह कंप्लाई होता है, प्लाइंट मील ढालना, मना लेना, बना लेना अपने एतबार से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री टेस्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ और ओरिजिनल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सिनोनिम। आपने जज्बात में बह नहीं जाना, कितनी देर हो गई ये चल रहे हैं एंटोनिम एंटोनिम, और आप बगैर सोचे समझे इसका भी एंटोनिम फाइंड आउट कर दें। टाइम एंड अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस टेस्ट। दिस रीडिंग ऑफ क्वेश्चन इज अ गेम चेंजर, दिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम इज अ गेम चेंजर, दिस टिप्स फ्रॉम किप्स इज अ गेम चेंजर। और आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और आपने इसमें कहना है कि हमने इसका फाइंड आउट करना है सिनोनिम। सिनोनिम आपने फाइंड आउट करना है और टेक्निक्स किसने दी, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन। एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन का मतलब ये है कि आंसर तो एक होना ना, एक से ज़्यादा आंसर तो नहीं हो सकते। तो आप देखिएगा, सीरियस संजीदा, सोलम संजीदा, ग्रेव संजीदा, ये तीनों वर्ड मीनिंग के लिहाज से एक ही हैं। इन सब का मतलब है संजीदा, ग्रेव सीरियसनेस फॉर एग्जाम्पल, इन सब का मतलब है संजीदा। तो ये तीन तो आंसर नहीं हो सकते ना, तो आप इन तीनों को एक्सक्लूड कर दें, जो बच गया वो आंसर है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब है अदना। मतलब तो हमें जानना ही नहीं है, मतलब जानते होते तो मैं आपको उस तरफ ना लगा देता कि 1000 वर्ड की लिस्ट याद कर लें, 500 की याद कर लें, तो फिर टिप्स फ्रॉम किप्स का क्या फ़ायदा होता। दैट इज़ हाउ वी वर्क हियर एट किप्स। इस तरह से हम काम करवाते हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनवायोलेबल। वर्ड के अंदर चेक पोस्ट लगी होती हैं, जैसे कि रोड के ऊपर सिग्नल लगे होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि इधर जाएं, इधर रास्ता बंद है, इधर से चले जाएं, मुतबादिल रूट इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे ही वर्ड के अंदर भी आपके 3 चेक पोस्ट होती हैं। एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, प्री मीन पहले वाला, सफिक्स मीन बाद वाला, और दरमियान वाले वर्ड को आप रूट या स्टेम कह लेते हैं। तो आपने देखना है वायोलेट करना, वायोलेट मीन ब्रेक करना, तोड़ना, और इन का मतलब है नहीं, इसका मतलब है नहीं तोड़ना, यानी नॉट लाइकली टू बी ब्रोकन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अनब्रेकेबल। तो आपके पास ये ऑप्शन तो ब्रेकेबल है, इससे कहीं आप गुमराह ना हो जाइएगा, ये ब्रेकेबल है, हमें चाहिए है अनब्रेकेबल, नॉट लाइकली टू बी ब्रोकन, नॉट लाइकली टू बी ब्रोकन। अच्छा, ब्रेकेबल जिसको तोड़ा जा सके, फ्लेक्सिबल भी ऐसे ही है, और जिसको क्या मोड़ लें यानी चेंज कर किया जा सके, जिसको तोड़ा जा सके, जिसको चेंज किया जा सके, वल्नरेबल जिसको नुकसान पहुंचाया जा सके, ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। ये बच गया सेक्रेड। सेक्रेड कोई रूल है, सेक्रेड कोई बात है, ऐसी होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप तोड़ नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न वी हैव सेलेक्टेड फर्स्ट ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंट्री टेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन लाइक दिस। फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्सपीडिशियस। अब हमने सिनोनिम फाइंड आउट करना है। रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग अब इसका नहीं आता आपको, ठीक है। तो टिप्स क्या है कि इस वर्ड को 2-3 दफ़ा जल्दी जल्दी अपने जहन में दोहराएं। एक्सपीडिशियस, 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 एक्सपीड, स्पीड, 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 एकदम से फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्पीड होता है स्विफ्ट को, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो बात आपको आती है
उसको मैंने यूटिलाइज करवाना है आपको। सो डिलीबरेट कहते हैं सोच विचार करने को, स्लगिश कहते हैं लेजी को, लेजरली भी कहते हैं लेजी को, कंफर्टेबल को। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। नेक्स्ट एंट्री टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन अगला आपके पास ये है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड, कैंडिड जिसे आप कहते हैं ना, एक तो मूवी आप कहते हैं मेरी पिक्चर बनाएं, आप ऐसे करके खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, वो कहते हैं नहीं नहीं सर आप ऐसे करें, आप ऐसे पढ़ाते रहें, हम आपकी वैसे वीडियो बना लेंगे, कैंडिड वीडियो बनाएंगे, हम कैंडिड पिक्चर बनाएंगे। तो कैंडिड का मतलब समथिंग नॉट प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, राइट। तो ये हो गया आपके पास फ्रैंक, इसका आंसर हुआ। अनक्लियर, रिजर्व्ड और इनडायरेक्ट, ये सारे सेम है मीनिंग के लिहाज से, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं ना हो सकते आंसर, तो चूंकि एक से ज़्यादा नहीं हो सकते इसलिए इन तीनों को आपने एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है। ये थी आपके पास टिप्स फ्रॉम किप्स। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सिनोनिम ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसका तो आपको कॉमन सेंस भी होती है, उसके ज़रिए से आपका जनरल नॉलेज भी होता है और उसके ज़रिए से आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक आंसर है। समटाइम्स एग्जामिनर जानबूझ के आपको कोई ऐसा आसान क्वेश्चन भी देता है ताकि आपका मोराल हाई हो जाए। बाकी चीज़ें बताने वाली है नहीं। हाँ ये बता देता हूँ, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं, पेरिफेरी, पेरिफेरी बाउंड्री को कहते हैं और इसका एंटोनिम सेंटर होता है। पेरिफेरी, पेरिफेरी बाउंड्री और सेंटर इसका एंटोनिम होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंट्री टेस्ट के नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट। समटाइम स्टूडेंट ऐसे होता है कि सिनोनिम और एंटोनिम आपको एक सेंटेंस की फॉर्म में आ जाते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप किया जाता है, उसको कहते हैं सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन इस तरह से आया था, दिस इज अ लीथल वेपन, आगे आपके पास सेमीकोलन, योर फ्रेंड नियरली किल्ड मी विद इट। याद रखिएगा कि जब एक सेंटेंस में कोई वर्ड फाइंड आउट करना चाहे ना, तो भाई ये तो बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों वाला खेल है। याद रखिएगा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क। तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर जब आप किप्स में एंटी टेस्ट वाले टीचर से ही एफएससी पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो आपको बताते हैं कि पंक्चुएशन मार्क जो सेमी कॉलन है, इसको मैं मिरर पंक्चुएशन मार्क कहता हूँ, कि जो चीज़ इसके इधर रखी होगी उसका अक्स इधर आ जाएगा। ये है इधर लीथल, तो इसका अक्स आया नियरली किल्ड मी, नियरली किल्ड मी विद इट, नियरली किल्ड मी विद इट। तो लीथल एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई बंदा मर जाता है। तो इसका मतलब है आपने फाइंड द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड आपके पास लीथल, तो जिससे कोई बंदा मर जाएगा वो चीज़ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? सर्टेनली नेगेटिव होगी, जिससे कोई बंदा मर जाएगा। मरने के लिए वर्ड डेड है, डेड से डेडली, कॉमन सेंस भी आपके काम आएगा, इसका मतलब है ख़तरनाक। अच्छा बाकी मीनिंग देखेंगे, जिस तरह से मैंने ये कहा कि लीथल का मतलब नेगेटिव होता है, इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको पॉजिटिव मीनिंग देंगे। फॉर एग्जांपल BENE वाले वर्ड आपको हमेशा पॉजिटिव वर्ड देंगे, जैसे बेनिफिट्स, जैसे बेनिफैक्टर, मोहसिन, ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, मुफीद, ये हो गया। मैग, मेगा, मैग्नेनिमस, मैग्नीफाइंग, बड़े को कहते हैं मैग्नेनिमस, जो कि बहुत सखी हो, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और एडवांटेज, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अगर तीनों तो एक जैसे हों तो तीनों तो आंसर नहीं हो सकते ना, इसलिए एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन डी है। इसे कहते हैं सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट। वो एंटोनिम इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन भी दे सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है ऑल्दो ग्रीगेरियस बाय नेचर। अब आपने देखा कि ये जो ऑल्दो है ये आपके पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है। इसका मतलब ये है आगे चलकर दो ऐसे वर्ड्स आने हैं जो मीनिंग के लिहाज से अपोजिट होंगे। यही तो फ़ायदा है इस मैग्नेटिक फील्ड का, इस सिनोनिम इन कॉन्टेक्स्ट का, कि आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको आप अप्लाई करके अपना आंसर गैस कर सकते हैं। ऑल्दो के बाद दो ऐसे वर्ड आने हैं जो मीनिंग के लिहाज से अपोजिट होते हैं। आप कहते हैं सर खैर से जो पहला वर्ड है उसका ही मतलब नहीं आता, तो इसका अपोजिट आगे जाके कहाँ से आएगा? तो डोंट यू वरी, हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं। मैंने एक बात मेरी याद रखिएगा कि मैंने कहा कि ऑल्दो के बाद अगर कोई भी वर्ड है आगे चलकर उसका अपोजिट आना है और हमें इसका ही नहीं पता, तो फिर आप कहते हैं ऑल्दो ग्रेगरियस बाय नेचर लीजा बिकेम, आगे देखिएगा क्वाइट एंड। तो बेटा आपको बताया था कि एंड से पहले और एंड के बाद वाले वर्ड मीनिंग के लिहाज से सेम होंगे। अगर एंड से पहले क्वाइट है तो एंड के बाद वाला वर्ड भी क्वाइट आएगा। और मैंने कहा था कि ऑल्दो के बाद जो वर्ड होगा आगे चलकर उसका अपोजिट आएगा। तो क्वाइट इस वर्ड का अपोजिट है, क्वाइट ग्रीगेरियस का अपोजिट है। ये देखिएगा क्वाइट इस ग्रीगेरियस का अपोजिट है। क्वाइट होता है चुपचाप रहने वाला, अलग थलग रहने वाला। तो फिर
ग्रीगेरियस का मतलब क्या होगा? सोशल, जो लोगों में मिलजुल कर रहे। सो अब पढ़ेंगे सेंटेंस, ऑल्दो ग्रीगेरियस बाय नेचर, कॉमा, लीजा बिकेम क्वाइट एंड डैश व्हेन शी वाज अनएक्सपेक्टेडली लेड ऑफ फ्रॉम जॉब। लेड ऑफ कहते हैं बेटा जॉब से हटा देना, लेड ऑफ जॉब वगैरह से हटा देना। 4 ऑप्शन आपके पास ये हैं। ए ऑप्शन ऑटोनमस, तो आप बताएंगे कि एंड से पहले आपके पास है क्वाइट। क्या क्वाइट का सिनोनिम ऑटोनमस हो सकता है इंडिपेंडेंट? नो। चुपचाप रहने वाले का सिनोनिम सोशल हो सकता है? नो। चुपचाप रहने वाले का असर्टिव, जोर देने वाला हो सकता है? नो। किप्स की जो टेक्निक है, जो टिप्स है, उसके जरिए से बाय एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन आप इस आंसर पर पहुंच गए हैं। विदड्रॉन, दिस इज योर आंसर। लास्ट एंटिटेस्ट का नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पास ये है, चूज द पेयर दैट इज एनालगस टू द गिवन पेयर प्रोफाउंड और डीप। प्रोफाउंड और डीप के दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि इन दोनों का मतलब होता है गहरा, तो मीनिंग के लिहाज से दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो आगे चलकर आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें के दोनों वर्ड मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के सेम होंगे। जिस तरह से प्रोफाउंड इज सिनोनिम टू डीप, बिल्कुल इसी तरीके से ट्रिवियल is synonym to unimportant. That is your answer. Next question की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पेयर दैट इज एनालगस टू द गिवन पेयर साइट और ब्लाइंडनेस। अब जैसा कि आपने पिछले पेयर में देखा कि दोनों वर्ड्स के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या था? नेचर ऑफ रिलेशनशिप था कि दोनों मीनिंग के लिहाज से एक दूसरे के सिनोनिम थे। तो जरूरी नहीं है कि तमाम पेयर्स में नेचर ऑफ रिलेशनशिप सिनोनिम होगा, वो सिर्फ एक टाइप थी। दूसरी टाइप ये है कि दोनों के दरमियान में नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंटोनिम भी हो सकती है, जैसे साइट बसीरत को कहते हैं और ब्लाइंडनेस अंधेपन को कहते हैं। तो आप कहेंगे साइट इज एंटोनिम टू ब्लाइंडनेस। एक लिटमस टेस्ट डेवलप कर लें, एक लिटमस सेंटेंस डेवलप कर लें और इसको सारों को उस पर अप्लाई करें। आप कहेंगे हियरिंग इज एंटोनिम टू deafness. Yes, this is your answer. Running is antonym to walking? No. Reading is antonym to writing? No. Sleeping is antonym to dreaming? No. By excluding the option, you get your answer. First option A. बढ़ते हैं अपने next question की जानिब और next question है, choose the pair that is analogous to the given pair, rifle और soldier। तो मैंने जैसे कि अर्ज किया कि ज़रूरी नहीं है कि दो वर्ड्स के दरमियान नेचर ऑफ रिलेशनशिप सिर्फ सिनोनिम ही हो, सिर्फ एंटोनिम ही हो। तीसरा टाइप का रिलेशनशिप ये है कि राइफल जो है एक टूल है और सोल्जर जो है ये एक वर्कर है। टूल एंड इज वर्कर, कि एक बंदा वो उसका नाम है और दूसरा वर्ड उस टूल का नाम है जो उसको यूज करता है। आप कहेंगे एक लिटमस सेंटेंस डेवलप कर लें, राइफल इज यूज्ड बाय द सोल्जर। राइफल इज यूज्ड बाय द सोल्जर। टिप्स फ्रॉम किप्स में ये है कि आपने कहा कि आपने इनका रिलेशनशिप क्या किया कि वर्कर एंड हिज टूल, ये आपने यहाँ देखा। तो इसको आप सेंटेंस डेवलप कर लिया था आपने कि राइफल इज यूज्ड बाय द सोल्जर। माउंटेन इज यूज्ड बाय द क्लाइंबर? नो। बुक इज यूज्ड बाय द लाइब्रेरी? नो। Ocean is used by the library? No. Excluding the option. Scalpel is used by the surgeon? Yes. इस तरह का एक पेन लाइक जो है एक नाइफ होता है जिससे वो कट लगा के और सर्जरी में इस तरह से उसको कट को बढ़ाते हैं। That tool is called, what is it called? स्कैल्पल। आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें पहले दिन ही डॉक्टर सिखा रहा होता है कि होल्ड इट लाइक अ पेन, होल्ड दिस स्कैल्पल। स्कैल्पल इज अ सर्जिकल नाइफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आया आपका एनालॉजी का, चूज द पेयर दैट इज एनालॉगस टू द गिवन पेयर कीट्स और ओड। थोड़ा सा लिटरेरी हो गया। आपने FSC में इंटरमीडिएट में आपने अपनी लिटरेचर इंग्लिश का कुछ पढ़ा होगा। कीट्स एक पोइट का नाम है और वो मशहूर है ओड लिखने के लिए। ओड इज अ टाइप ऑफ पोएम। सो कीट्स इज फेमस फॉर राइटिंग ओड। बिल्कुल वैसे ही आपने एक जाना हुआ है नाम है आपके पास शेक्सपियर। शेक्सपियर इज फेमस फॉर सोनेट। सोनेट इज वंस अगेन अ टाइप ऑफ पोएम। यही आपका आंसर है। बाकी जनरल नॉलेज है, आपको पता है पिकासो जो है अपनी पेंटिंग के लिए मशहूर था, स्कल्पचर मुजस्मों के लिए नहीं था। इसी तरीके से बेथोवन ये मशहूर था सिम्फनी म्यूजिक के लिए, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। डिकन्स ये मशहूर था अपने नॉवल राइटिंग के लिए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। सो कीट्स was famous for ode. In the very same manner, Shakespeare is famous for writing sonnet. First option A is your answer. Which is the correct spelling? जैसे कि स्पेलिंग के बारे में मैं बता चुका हूँ कि हम किप्स के प्लेटफॉर्म से आपको कोई टिप्स दे सकते हैं, उसको ब्रेक करके सही गैस करना बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गारंटी। सबसे पहले आप उस वर्ड को प्रोनाउंस किया करें, गारंटी। गारंटी, T डबल T वाला जो ऑप्शन होता है गारंटी में, याद रख लेना कि सर ने बताया था लेक्चर में
टिप्स फ्रॉम किप्स में कि गारंटी के एंड पर डबल ई आता है, तो डबल ई जिसके एंड पर है वो आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। सर ने एक टेक्निक ये बताई थी कि गो ऑन एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन, जो बात आपको पता है वो हमारे काम में आनी है, उसकी बेस पे आपने नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सक्लूड कर दिए कि सर ने बताया था कि गारंटी के एंड पर डबल टी आता है, डबल टी तो इसके एंड पर भी है, डबल टी तो इसके एंड पर भी है, गारंटी और गारंटी, और आपने क्या करना है, दौड़ना है। सर ने कहा था कि दौड़ना होता है तो आर ए एन रैन होता है, आर ए एन रैन होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन सी इज your answer. This is how we give you tips from Kips here at this channel.